नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कांग्रेस पार्टी का आज से अधिवेशन शुरू हो रहा है। बेलगावी में 2 दिन का अधिवेशन नव सत्याग्रह के नाम से हो रहा यह अधिवेशन आने वाले वक्त में देश की सियासत को नई दिशा देगा और साथ ही साथ कांग्रेस इस अधिवेशन के जरिए जो रोड मैप बना रही है वो खुद पार्टी के लिए तो काफी खास साबित होगा ही। माना जा रहा है कि इससे पार्टी में नई जान पड़ सकती है और वहीं बीजेपी के लिए ये सत्ता की शायद उल्टी गिनती की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस अधिवेशन की तैयारी की है और इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं, अब से थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कि अधिवेशन शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी, खड़गे जी और तमाम नेता कांग्रेस के बेलगावी पहुंच चुके हैं और बेलगावी पहले से इस ऐतिहासिक अधिवेशन की तैयारियों में जुटा ही हुआ था और उसकी साज सज्जा की जो तैयारी है, जो कुछ वहां पर चल रहा है, उसको कांग्रेस लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी भी कर रही है ताकि आम जनता तक, लोगों तक ये बात पहुंच सके कि कांग्रेस किस तरह फिर से एक नया इतिहास बनाने की तैयारी में है। आप जानते ही हैं कि इसी बेलगावी में आज से ठीक 100 साल पहले कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था, जो कि उसका 39वां अधिवेशन था और इसमें खास बात यह थी कि गांधी जी ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र वो ये जो अधिवेशन रहा जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की और इसमें उन्होंने जो विचार दिए तब के हिसाब से वो विचार काफी क्रांतिकारी थे, क्योंकि इसमें गांधी जी ने न केवल आजादी की लड़ाई के बारे में लोगों को एक मंत्र दिया, बल्कि उन्होंने भारत जिस तरह से सामाजिक कुरीतियों का शिकार हुआ था, जिन बंधनों में जकड़ा हुआ था भारत, उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, कैसे आजादी के आंदोलन को एक सामाजिक सुधार के आंदोलन का जरिया भी बनाया जा सकता है, ये सीख गांधी जी ने तब दी थी और उसी सीख पर आगे कांग्रेस चली और उसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें भी यही मंत्र समाहित था, कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसी संविधान में बराबरी का हक मिला है, हर एक नागरिक को सम्मान से जीने का हक मिला है और इसी संविधान पर ये देश अब तक चलता आया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, लगातार संविधान पर खतरे बढ़ते गए और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने इसी बात को बताया कि अब की अगर बीजेपी आ गई सत्ता में, अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो फिर ये तय मानिए कि कांग्रेस माफ कीजिए संविधान को बीजेपी बदल देगी, क्योंकि उसके नेता यही कह रहे हैं। और हालांकि मोदी ने इस बात को काटने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी फिर भी जीत गई, यानी उसे बहुमत तो नहीं मिला लेकिन साथियों के साथ, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर मोदी सत्ता में आ गए और फिर संविधान बचाने का उन्होंने जो दिखावा शुरू किया उसको अभी हम ये देख सकते हैं कि अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें जिस तरह से संविधान पर चर्चा भी की गई, लेकिन इसी शीतकालीन सत्र में बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान हुआ उसने कांग्रेस की इस बात को और पुख्ता कर दिया, उसके इस आरोप को सही साबित कर दिया कि जब तक बीजेपी है तब तक संविधान पर खतरा है, तब तक इस देश की जो जातिगत व्यवस्था है वो बनी रहेगी और उसमें जो भेदभाव है वो जारी रहेंगे, दलितों का, दमितों का उत्पीड़न पहले की तरह होता रहेगा। ये सारी बातें जो कांग्रेस कहती आई है, बीजेपी ने उसको लगातार सच करके दिखाया और अब कांग्रेस फिर से इस अधिवेशन में उन्हीं बातों को दोहरा रही है। वो बता रही है कि 100 साल पहले जो स्थितियां थी तब पुराने अंग्रेज थे, यानी जो अंग्रेजी शासन था उसमें जो तकलीफें थी, कांग्रेस ने उस समय आजादी की लड़ाई में एक नया मंत्र दिया और आज नए अंग्रेजों का शासन है, यानी बीजेपी को कांग्रेस एक तरह से नए अंग्रेज बोल रही है कि उन लोगों ने भी देश को उसी तरह से एक नई गुलामी की तरफ भेजा है और हमको, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पूरे देश को ये बताने की कोशिश की है और आज के इस अधिवेशन से वो कर रही है ये कोशिश कि वो बता रही है कि हमको एक नव सत्याग्रह करना है गांधी जी के ही विचारों पर चलते हुए। तो कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है कई मायनों में खास होने जा रहा है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है। और इस बीच एक ये प्रकरण ये भी हुआ कि मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने जो एक नया ज्ञान दिया कि अब हर जगह, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की जरूरत नहीं है और इस तरह ये जो ज्ञान दिया मोहन भागवत ने,
इसका सबसे पहले विरोध किया कई धर्माचार्यों ने और उन लोगों ने, साधु संतों ने इस बात पर मोहन भागवत को नसीहत तक दे दी कि आप संघ के प्रमुख हैं, आप हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं, तो आप अपनी सीमा में रहिए। कुछ इस अंदाज में मोहन भागवत को समझाइश दी गई और आज ऑर्गेनाइजर का जो संपादकीय आया है उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि अब मोहन भागवत की बात शायद उनके अपने संगठन के लोग नहीं मानते, या मोहन भागवत कोई नया खेल कर रहे हैं, या मोदी मोहन भागवत के साथ कोई नया खेल करने की तैयारी में है। तो संघ और बीजेपी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज चर्चा होगी कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन की, वो अधिवेशन जो ऐतिहासिक एक गौरव के नाम पर आज किया जा रहा है और एक फिर से नया इतिहास लिखने की तैयारी में भी है। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, देश में इस समय भारी उथल पुथल चल रही है और 26 दिसंबर आज का दिन याद आता है कि सुनामी भी इसी दिन आई थी और पूरा जैसे एक विश्व की बहुत सारी चीजें इसमें बदल गई थी इस सुनामी के कारण। और आज जब कांग्रेस ये नया अधिवेशन शुरू करने जा रही है और जब मोदी को एक मोदी लहर बताकर ऐसा बताया गया था कि वो देश में आ गए हैं, नई आजादी मिल गई है, सब कुछ नया हो रहा है, नया इंडिया बनाने का दावा हो गया मोदी के राज में। और तमाम तरह के जो दावे हुए कि अब देश में जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और हम लोग ये चीज देख भी रहे अपने सामने कि वाकई इस देश में 70 सालों में 75 सालों में जो कुछ नहीं हुआ था वो अब खुलकर हो रहा है। जो कुछ थोड़ी बहुत लाज शर्म बची थी लोगों में नैतिकता दिखाने का, एक वो जो दिखावा भी हुआ करता था, उस आवरण को भी अब पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है और खुलकर धर्म का या धर्मोन्माद जो है, धर्म का धर्मांधता जो है वो दिखाई जाने लगी है और उसके नफरत जो है उसको पूरी तरह से जाहिर किया जाने लगा है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के। और ऐसे माहौल में कांग्रेस का ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप कि इस अधिवेशन से क्या देश की राजनीति को हम एक नए मोड़ पर आते हुए देख रहे हैं? और खुद कांग्रेस के लिए, जबकि इंडिया गठबंधन में भी अब बहुत सारी बातें उठ रही हैं क्योंकि जहां चुनाव होते हैं अलग अलग दलों से उसके इक्वेशंस जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र हार चुकी थी, 2 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अब फिर से एक ये नया अधिवेशन करके नया संदेश देने की कोशिश में है। क्या लगता है आपको कि इस अधिवेशन से खुद कांग्रेस पार्टी के लिए और देश की राजनीति के लिए क्या कुछ नया निकल कर आ सकता है? देखिए शर्मिष्ठा जी, ये जो आज शुरू हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, विपक्षी पार्टी खास तौर पर, कि जो जिसकी पूरे देश भर में पहुंच है, जिसके देश भर में कार्यकर्ता हैं, देश भर में उसका मतदाता है और देश भर की समस्याओं की भी उसको जानकारी है। तो इस लिहाज से कांग्रेस का ये अधिवेशन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस रीति और नीति पर चल रही है वो देश को गड्ढे की तरफ ले जाने वाला है और देश गड्ढे की तरफ, रसातल की तरफ लगातार जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो इसलिए इस देश को रसातल में जाने से रोकने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति चाहिए देश के अंदर जो इस देश को रसातल में जाने से रोके। कांग्रेस अगर अपने इस अधिवेशन के ज़रिए अपनी ताकत को बढ़ाती है और ताकत बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां पेश करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौतियां सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं होंगी, बल्कि वो एक तरीके से कहा जाए वो भारत के विकास के रास्ते पर ले जाने का एक वो रास्ता होगा जो कांग्रेस तैयार करेगी। तो इसलिए यह अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो कॉरपोरेट परस्त हैं और आम जनता के खिलाफ हैं और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके और फिर अपने मित्रों को देश बेचना जो है ये उसकी सरकार का एकमात्र काम रह गया है। देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, आपस में धर्म से धर्म को, जाति से जाति को लड़ाना और चुपके से देश बेच लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है। तो आज जो सम्मेलन शुरू हो रहा है, ये अधिवेशन शुरू हो रहा है कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के देश भर से 200 से ज़्यादा बड़े नेता वो सब पहुंच रहे हैं उसमें, और एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी जो है उनकी, उसका ये अधिवेशन है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता निश्चित तौर पे ऐसा निकलेगा कि देश के अंदर एक कोई, हमें लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन देश की राजनीति में हमको देखने को मिलेंगे। ये इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सुमित्रा जी कि 1924 में जब महात्मा गांधी ने यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
और उसके 100 साल जब पूरे हो रहे हैं तो उस अधिवेशन के बाद ही मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात कहीं नहीं थी जी। और इसके अधिवेशन के बाद जब लाहौर का अधिवेशन सन 30 का हुआ था वहाँ जो थी पूर्ण स्वराज की बात आई, यानी वहाँ से कांग्रेस एक टर्न लेती हुई दिखाई पड़ी थी। 1924 में एक मोड़ लेती हुई दिखाई पड़ी थी जहाँ ये स्पष्ट हो गया था कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं, यानी हमको अब अंग्रेज़ों से पूर्ण मुक्ति चाहिए, ये वहाँ से रास्ता तय हुआ था। तो इसी तरीके से उस बेलगावी अधिवेशन के जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, 100 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे समय पे जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक दिखावा भर नहीं है, बल्कि यहाँ से वो नीतियाँ तय करनी है कि देश के सामने अब जो संकट है उस संकट से कैसे पार पाया जाना है और उसके लिए संघर्ष का क्या रास्ता तय किया जाना है। इसके लिए यहाँ विचार मंथन होगा। 2 मुद्दे पहले से तय हैं जिन पर चर्चा होगी और बाकी और मुद्दे भी वहाँ आएंगे। एक मुद्दा तो ये है कि चुनावी धांधलियाँ जिस तरीके से हो रही हैं, चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की दुरभिसंधि से चुनावों को हाईजैक किया जा रहा है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा। दूसरा, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उस अपमान के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई जब तक कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी कान पकड़कर माफ़ी नहीं मांगती, तब तक जो है वो इस पर चला जाएगा। तो ये 2 बड़े मसले जो हैं ये तो पहले से तय हैं, जिन पर शायद की रूपरेखा तैयार होगी आगे आंदोलन की, और इसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकलेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी दिखाई पड़ेगी। दिग्विजय सिंह जो है समिता जी, उन्होंने इस पर कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं और पूर्व महासचिव भी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई लोगों ने बातें कही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे लगता है इससे निकल कर आएंगी इस अधिवेशन से, और एक रोड मैप जो है कांग्रेस का तैयार होगा। वो कांग्रेस का रोड मैप जो है निश्चित तौर पर, जैसा कि DK शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास भारत का इतिहास है, तो कांग्रेस का जो रास्ता तय होगा वो भारत का रास्ता भी होगा, ऐसा समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का रास्ता भारत का ही रास्ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मतलब जो वो सत्ता में आने के लिए, जाहिर है अगर उसको अपनी नीतियां लागू करना है तो उसको उसके लिए सत्ता में आना जरूरी है, और सत्ता में वो कांग्रेस कैसे आ सकती है ये शायद आज इस पर जो अधिवेशन होगा और उसमें जो कुछ आगे इनकी तैयारी होगी, जो नई योजनाएं बनाई जाएंगी और पता चलेगा कि EVM को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर अब कोई फिर से कोई देशव्यापी आंदोलन या कोई देशव्यापी यात्रा कोई शुरू होती है या नहीं होती है। बहुत कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज के इस अधिवेशन में लिए जाने हैं। दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया, तो सुन लेते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आज के इस अधिवेशन के बारे में क्या कुछ कहा है, क्योंकि अभी बेलगावी जितने भी नेता पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने ये एक अच्छा काम किया है कि तमाम नेताओं से अलग अलग उनसे उनके बयान लिए हैं और लगभग सभी नेताओं ने अलग अलग तरीके से इस अधिवेशन के जो महत्व है उसको जो रेखांकित किया है। हम सबका तो नहीं सुना सकते, लेकिन हम दिग्विजय सिंह का सुनाते हैं और अमित चावड़ा जो है कांग्रेस नेता, उनका भी क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनेंगे, पर पहले सुन लेते हैं दिग्विजय सिंह को। नमस्कार, मैं बधाई देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और AICC को, जिन्होंने आज से 100 साल पहले यानी कि 26 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था, उसके याद में आज यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। यदि आप उस समय के प्रस्ताव देखेंगे तो उस समय भी देश में कुछ ऐसे ताकतें थीं, ऐसी विचारधारा तब भी थी जो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवाते थे, विरोधाभास कराते थे, और गुलबर्गा में राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। ये भी एक संयोग है कि 1 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। आज सबसे बड़े समस्या हमारे सामने है वही विचारधारा जिसने देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करी, आज भी वो मौजूद ही नहीं है, पूरे देश पर काबिज किए हुए है। और पूरे तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो भारतीय संविधान की रचना हुई और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, सब लोगों ने मिलकर जो तय किया था कि
देश का संविधान उसी को लिखना चाहिए जिसने गरीबी देखी हो, जिसने तिरस्कार सहा हो, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति अन्याय देखा हो, जो शिक्षित हो, वकील हो, पढ़ा लिखा हो, अर्थशास्त्री हो, उसी को भारतीय संविधान की रचना के लिए निर्णय करना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जो कमेटी बनाई गई संविधान लिखने की, उसका अध्यक्ष मनोनीत किया है। अमरिंदर जी, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने एक तो उन्होंने इस अधिवेशन का जो महत्व है वो तो बताया ही कि वो क्यों यहाँ पर होना जरूरी है और गांधी जी के विचार और आज के दौर में उनकी विचारधारा कितनी जरूरी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ उन्होंने उठाया कि किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए क्या क्या विचार किए गए थे और क्यों उनको बनाया गया था। यहाँ पर क्या लगता है आपको कि इस अधिवेशन के जरिए, क्योंकि कल जब एक रैली भी निकाली जाएगी उसमें बाकायदा जय भीम को भी जोड़ा गया है और संविधान को भी जोड़ा गया है, मतलब ये जो है कांग्रेस पार्टी, अगर अमित शाह इस मुद्दे पर माफी मांग लेते जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था बयान, वो माफी नहीं मांगे बल्कि उस मुद्दे को कितना गलत और उसको मोड़ दे दिया गया, किस तरह संसद में मारपीट हुई, वो सब हमने देखा है। और उसके बाद तमाम जो एफआईआर, राहुल गांधी को गुंडा कहना और ये सब कुछ चल ही रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पहले तो अंबेडकर सम्मान सप्ताह जो मनाया और अब जिस तरीके से वो ये बता रही है कि इस अधिवेशन का महत्व केवल गांधी जी के विचार, या हम ये केवल ये नहीं कह रहे कि 100 साल पहले गांधी जी ने अध्यक्षता की थी तो हम उसको एक इवेंट की तरह मना रहे हैं, बल्कि वो इसको एक बिल्कुल देश में नया बदलाव देने के लिए और जो अंबेडकर जी के विचार हैं उनको भी यहाँ पर पुनर्स्थापित करने की कोशिश में कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्या ये बीजेपी के लिए और नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से विचलित दिखाई दे रही है, उसके बहुत सारे नेताओं के बयान जो आ रहे हैं। एक ने कहा कि ये जो वो जो कांग्रेस थी वो अलग थी और वो गांधी जी, आज की जो कांग्रेस है वो नकली कांग्रेस है और उसमें गांधी जी की आइडियोलॉजी कहीं नहीं दिखाई देती। ये बीजेपी के नेता गांधी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक आरोप अभी ये लगा, मेरा ख्याल है कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये आरोप है कि जेडीएस के कि अपने जो तमाम जितने जो होर्डिंग्स लगे हैं, जो फ्लेक्स लगे हैं, उसमें सारे में नए गांधी दिखाई दे रहे हैं, पुराने गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब ये बेतुके आरोप जो है वो लगने शुरू हो गए और इस अधिवेशन को लेकर जिस तरह से विचलित नजर आ रही है बीजेपी और उसके तमाम दल भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अधिवेशन, इस पर कांग्रेस का अकेले का हक नहीं था क्योंकि गांधी केवल अकेले कांग्रेस के नहीं थे और ये तमाम दावे अब वो हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे घर की जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो अलग अलग तरीके से लोग निकल के आ जाते हैं कि हम भी रिश्तेदार हैं, हम भी रिश्तेदार हैं। क्या यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से खुद को असहाय महसूस कर रही है, तभी वो अब गांधी जी की विचारधारा की भी बात कर रही है, उनके जो नकली कांग्रेस असली कांग्रेस की भी बात कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है और अंबेडकर के मुद्दे पर यहाँ जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा, क्या कहेंगे? बीजेपी क्या पूरी तरह से फंस चुकी है? बिल्कुल समिता जी, बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से रास्ता क्या होगा। कल जो एनडीए की बैठक बुलाई गई वो इससे निकलने का रास्ता देखने के लिए ही बुलाई गई थी कि इस रास्ते से कैसे निकलें, और एनडीए के घटक दलों पर यह दबाव डालने के लिए बुलाई गई कि वो सब अमित शाह का बचाव करें। खबरें ये हैं समित्रा जी कि एनडीए के घटक दलों ने साफ तौर पर कह दिया कि अमित शाह का इस मसले पर बचाव किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता और उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, अजीत पवार नहीं पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे, संजय निषाद नहीं पहुंचे, तमाम लोग जो थे उस बैठक में नहीं पहुंचे और जो पहुंचे भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस मसले पर अमित शाह का बचाव किसी हाल में नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की अगर यही राजनीति है कि उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना है तो दूसरे लोगों की ये राजनीति नहीं हो सकती और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बचाव किसी हाल में नहीं किया जा सकता। इसलिए अमित शाह को या तो इस्तीफा देना होगा या एनडीए टूटेगा। अब बात यहाँ तक पहुँच रही है और चंद्रबाबू नायडू के बारे में खबरें ये हैं कि वो नाराज़ होकर जो आज वापस लौट गए हैं दिल्ली से, अब वो चले गए हैं आंध्र प्रदेश, अपनी राजधानी वापस लौट गए हैं आंध्र प्रदेश की। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शुरू हो गई हैं और दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा का अध्यक्ष बनने का पूरा इतिहास बताते हुए और सब बातें कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित नेहरू के पुतले जलाए थे
और मतलब इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस उसने चलाए थे, भाजपा तब नहीं थी। इनका जो था अवतार जो था वो जनसंघ वो था, उसने चलाए थे। तो ये जिस तरीके से दिग्विजय सिंह बता रहे हैं, तो इसका मतलब दिग्विजय सिंह ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस अधिवेशन से इस मसले को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और परेशानी पैदा करने वाली चीज़ होगी निश्चित तौर पे। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता सूझता हुआ अब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इससे वो निकले कैसे। इधर कांग्रेस जो वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है, इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो भी कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है और राहुल गांधी कोई अपना एक लंबा कार्यक्रम तैयार करेंगे, ताकि जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है उसके खिलाफ देश भर में एक बड़ा आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बड़ा एक खड़ा किया जाए। इसको लेकर जो अन्य इंडिया गठबंधन के दल हैं वो भी कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं समिता जी। न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि अगर जैसा आप बता रहे हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो अमित शाह का बचाव करें, और नीतीश कुमार को भी तो बिहार में अपनी सत्ता देखनी ही है और दलितों के वोट चाहिए उनको भी, तो ऐसे में वो भी शायद ही इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दें। तो इंडिया गठबंधन के दल भी और एनडीए के दल भी अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी फिर बीजेपी के लिए। और अभी हम सुन लेते हैं कि अमित चावड़ा जो एक और नेता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आज के इस अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के जो इकाइयों के प्रमुख हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो अध्यक्ष है कांग्रेस प्रदेश इकाइयों के, वो सारे लोग पहुंचे हैं और सब लोग मिलकर जिस तरीके से एक ही जैसी बात जो वो बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस जो है अंबेडकर जी के सम्मान का मुद्दा और उसके साथ साथ संविधान बचाने का मुद्दा और गांधी जी के विचारों को जिंदा रखने, उस विचारधारा पर ही देश को ले जाने का जो मुद्दा है वो कांग्रेस अब इसको और तेज करेगी, ये समझ में आ रहा है। क्या कुछ कहा अमित चावड़ा ने, सुन लेते हैं। गांधी व्यक्ति नहीं विचार है और गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है। गांधी के नाम से ये संघी लोगों में जो नफरत है और वो नफरत फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, और गांधी के साथ संविधान को ख़त्म करने के लिए जो निकले हैं उनको रुक जाने के लिए पूरा देश आज सड़कों पे निकला है कि गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं है जिनको गोडसे ने गोली मारी और उनकी मौत हो गई। वो विचार सदियों तक चलेगा और उसी विचार को लेके, उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के बेल्गारी में इकट्ठी हुई है। और जिस जगह 100 साल पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेके पूरे देश के लोगों को एकजुट किया, जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठ के हम सब भारतीय हैं, हम सबको ये अंग्रेज़ों की गुलामी के सामने लड़ाई लड़नी है, वो एक जज्बा पैदा किया। उसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए नई लड़ाई में नए अंग्रेज़ों के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत हुई है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वही विचार को, वही गांधी जी के पथ पे आगे चल के बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसकी रक्षा के लिए लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस आज कर रही है। आज 26 दिसंबर इतिहास जब लिखा जाएगा, 26 दिसंबर 2024 का 1924 का इतिहास गांधी जी के नेतृत्व में लिखा गया था। आज 26 दिसंबर 2024 का इतिहास खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में लिखा जाएगा कि ये नई आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई है और ये बात को नए सत्याग्रह के तौर पे पूरे देश के एक एक गली में, एक एक घर तक ले जाने की जिम्मेदारी हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। गांधी कभी मरे नहीं थे और गांधी विचार कभी मरेंगे भी नहीं। यही बात को हम ये संघी लोगों से कहना चाहते हैं। अमरिंदु जी, यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि नए अंग्रेजों से जो लड़ाई है, और ये कांग्रेस का भी जो उसने टैगलाइन दी है सत्याग्रह से नव सत्याग्रह तक, अभी कांग्रेस ने इस पूरे जो अधिवेशन को लेकर वो बहुत सारे ट्वीट कर रही है और एक ट्वीट में उसने बताया कि गांधी जी ने क्या क्या लिखा था और तब वो सम्मेलन क्यों, अधिवेशन क्यों जरूरी हो गया था और गांधी जी ने तब क्या क्या विचार दिए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद अभी क्यों ये विचार जरूरी है। और इस बारे में कांग्रेस ने लिखा है, उसके ट्वीट का एक छोटा सा हिस्सा है कि उसमें वो लिख रही है, ये एक ऐसा दौर है जब बीजेपी बाबा साहेब के
संविधान की धज्जियां उड़ाकर, देश के नायकों का अपमान कर, जाति धर्म के आधार पर नफरत भड़काकर देश की एकता को खंडित करना चाहती है। नफरत और हिंसा के इस दौर में भी कांग्रेस पार्टी गांधी के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके दिए संस्कारों, सीखों और मूल्यों को मजबूती से आत्मसात करने को तत्पर है। और कांग्रेस पार्टी की विस्तारित कार्य समिति यानी जो एक्सटेंडेड CWC की जो बैठक है वो इसी दिशा में होने जा रही है, ये लिखा है कांग्रेस ने। और आखिर में उसने लिखा है, कांग्रेस पार्टी और उसके करोड़ों कार्यकर्ता आज सत्य, अहिंसा और प्रेम के गांधीवादी आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी निष्ठा से तत्पर है, सत्याग्रह से नव सत्याग्रह तक। ये जो कांग्रेस ने पूरा जो लिखा है और ये जो बता रहे हैं अमलेंदु जी, ये जो पूरे उसके ट्वीट का जो बड़ा हिस्सा हमने अभी पढ़कर सुनाया, क्या कहेंगे? ये जो अमित चावड़ा ने कहा है एक तरफ कि वो ये कह रहे हैं कि ये नए अंग्रेज हैं और इनसे हमको लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो लिखा है देखिए आप उसमें ये तमाम चीजें, अभी तो ये खैर जो प्रफुल्ल केतकर का संपादकीय ऑर्गेनाइजर का हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी को थोड़ा स्क्रीन पे, जी हाँ अमलेंदु जी, ये जो अमित चावड़ा का जो कहना था नए अंग्रेज, क्या ये बीजेपी के जो मोदी के नेतृत्व में बन रहे न्यू इंडिया का माकूल जवाब है? क्योंकि ये जो बोला है ये जो नए अंग्रेज, क्योंकि एक और कांग्रेस नेता है सुखविंदर रंधावा, उन्होंने कहा कि ये जो ध्यान भटकाकर अदानी की तिजोरी भर रहे हैं, ये कुछ ऐसा उनका कहना है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, राहुल गांधी ने भी इस बारे में लेख लिखा है कि कैसे पूरी संपत्ति एक कंपनी को दे दी गई, अभी भी वही चल रहा है। क्या ये न्यू इंडिया का माकूल जवाब है, नव सत्याग्रह? बिल्कुल समिता जी, ये न्यू इंडिया का जवाब जो है नव सत्याग्रह है, क्योंकि अगर न्यू इंडिया बनेगा तो फिर सत्याग्रह के बाद नव सत्याग्रह भी होगा। क्योंकि न्यू इंडिया जो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं वो भारत को दफन करके न्यू इंडिया बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि आरएसएस का न्यू इंडिया है, वो भारत का भारत नहीं है किसी भी हाल में। और इसीलिए जो है वो देश का तमाम जो सामाजिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जो देश की जो सांप्रदायिक एकता की मिसालें हैं उनको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, और उसके लिए जो न्यू इंडिया का नारा दिया गया। हालांकि अब वो न्यू इंडिया का नारा भी अब सुनने को नहीं मिल रहा है शर्मित्रा जी। 4 जून 2024 के बाद से वो न्यू इंडिया का नारा भी जो है वो मोदी जी के मुंह से हमने तो कम से कम नहीं सुना कि मोदी जी कह रहे हो कि अब न्यू इंडिया बनाने के लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया का नाम लेना ही उनके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल लेकिन जो भी बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बातें करते हैं उसका ये एक माकूल जवाब जो है वो है, चूँकि ये देखने में आ रहा समिता जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहले जो था वो आकर के यहाँ व्यापार किया और व्यापार करके जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन थे उन पर कब्जे करना शुरू किया, फिर धीरे से सत्ता जो थी वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली और ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ राज हो गया। यही अब किया जा रहा है कि पहले धीरे धीरे जो है वो सब सारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं मोदी जी के मित्रों के हाथ में दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर किसी दिन चुपके से जो है उन्हीं में से कोई अडानी अंबानी जो कोई जो है वो इस देश के ऊपर कब्जा कर लेगा। इस तरीके की चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि मुझे ध्यान पड़ता है शायद सोनिया गांधी का जो था वो पहले बीच में एक लेख आया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से ये जो नई न्यू इंडिया ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये इस जो अमित चावड़ा कह रहे हैं वो बिल्कुल उसी दिशा में है, और ये इसका मतलब समिता जी कि कांग्रेस के अंदर गहरे स्तर पर कोई विचार चल रहा है कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया था, उसी तरीके से अब वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता जो है भारत को बचाने की है। हम लोग को याद है समित्रा जी की काफ़ी समय पहले जो थे वो एक नारा दिया था ना कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनके संगठनों के नारे थे कि बचाओ भारत बदलो भारत। आज जो है उसी मुहाने पर खड़ा हुआ जो है वो देश आ रहा है, नज़र आ रहा है कि अब भारत को बदलने की भी आवश्यकता है और भारत को बचाने की भी आवश्यकता है। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगावी में हो रहा है वो निश्चित तौर पे भारत को बचाने के लिए और भारत को बदलने के लिए, उस दिशा में बदलने के लिए कि जो सपना हमारे आज़ादी के दीवानों ने और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो शहीदों ने सपना देखा था कि भारत कैसा होगा, एक समावेशी भारत होगा, सबको जहाँ बराबर के हक होंगे, ऐसा जो सपना देखा था उस सपने के भारत को बनाने के लिए जो है ये अधिवेशन से कुछ नया रास्ता निकलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है समिता जी। जी बिल्कुल, आज और कल 2 दिनों में कांग्रेस क्या रोड मैप बनाती है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, और लोग बड़ी उम्मीदों से इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि देश का जो भट्टा बैठा दिया है मोदी सरकार ने और संघ के रास्ते पर चलते हुए अब संघ जो है
बिल्कुल अलग सुर निकाल रहा है। मतलब मोहन भागवत, हम पूरे संघ की तरफ से तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन मोहन भागवत ने तो यही कहा कि आप अयोध्या ठीक है बना, और लेकिन अब आप हर जगह आप मंदिर नहीं खोद सकते और इस तरह आप हिंदुओं के नेता नहीं बन सकते। अब उन्हीं की बात को कैसे कंट्राडिक्ट किया जा रहा है, ये आज साबित हो गया। जो ऑर्गेनाइजर का संपादकीय आया, जो लिखा है प्रफुल्ल केतकर ने, और इस संपादकीय का अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है शीर्षक है फ्रॉम सोमनाथ टू संभल द क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस। यानी यहाँ पर ये सभ्यतागत न्याय की बात जो है वो कह रहे हैं प्रफुल्ल केतकर। और हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि क्या कुछ लिखा है प्रफुल्ल केतकर ने, उसका छोटा सा हिस्सा हम पढ़ के भी बता देते हैं और दर्शकों को अपने दिखा भी देते हैं। प्रफुल्ल केतकर लिख रहे हैं कि सभ्यतागत न्याय की खोज के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव की असली वजह को समझा और इसे खत्म करने के लिए कुछ संवैधानिक उपाय हमारे सामने रखे। हमें धार्मिक झगड़ों को समाप्त करने के लिए इसी तरह के दृष्टिकोण की जरूरत है। यह तभी संभव है जब मुस्लिम समुदाय सत्य को स्वीकार करे, और अगर यह समुदाय इससे इनकार करता है तो इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ये लिखा है प्रफुल्ल केतकर ने। मतलब वो ये बता रहे हैं कि अब जो ये और मतलब ये जो लिख रहे हैं अमलेंदु जी, ये क्या सीधे सीधे मुसलमानों के लिए चेतावनी नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अगर आप अयोध्या की तरह, हमने और क्या मांगा था, मतलब आप दे दीजिए और आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश में मंदिरों को तोड़ा और अब वो न्याय की जरूरत है। यहाँ जो न्याय को, एक और राहुल गांधी बात करते हैं सामाजिक न्याय की, यहाँ पर बिल्कुल दूसरे तरह की न्याय की बात हो रही है, सभ्यतागत न्याय की। पता नहीं इनके लिए सभ्यता यानी केवल हिंदू धर्म और मंदिर, यही शायद है, और संघ का ये सच भी है। क्या कहेंगे? क्योंकि एक और मैं आपको सुना देती हूँ, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं सुरेंद्र जैन, वो लिखते हैं 1984 में भारत के संतों ने मुस्लिम समाज को बहुत अच्छा ऑफर दिया था कि आप हमें केवल 3 दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम लाखों को भूल जाएंगे। आज की परिस्थिति जो बनी है उसके लिए मुस्लिम नेतृत्व जिम्मेदार है। अयोध्या हमने लिया, वो लड़कर लिया। यदि मुस्लिम उस समय आगे आए होते तो ये तीनों स्थान हमारे होते और ये विषय नहीं आता। बाकी 2 बचे हैं। मुझे लगता है यदि वो 2 दे देते हैं तो हम फिर समाज के जागृत वर्ग को भी समझा देंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। ये क्या सीधे सीधे धमकी नहीं है, हेट स्पीच। जो एक बार आपको याद होगा कि एक अदालत में वो जज साहब ने कहा था कि वो मुस्कुराते हुए उन्होंने ये बात कही है, इसलिए हम इसको हेट स्पीच में नहीं ले सकते। ये बात भी क्या वैसे ही नहीं है कि आप जहर बुझी जुबान बोल रहे हैं, लेकिन उसको बड़े सभ्य तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखो, एक हमने लड़कर ले लिया, 2 आप हमको और दे दो, तो फिर हम जागृत वर्ग को समझा सकेंगे। यानी इनके हिसाब से हिंदू जाग चुका है, जो लोग अभी तमाशे कर रहे हैं वो जागे हुए हिंदू हैं, और आप चुपचाप हमको हमारे सारे मंदिर हम खोद खोद के ले लेंगे और आप लोग चुपचाप बैठकर ये तमाशा देखते रहो। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है, सीधे सीधे अपमान है उसका। और जो भागवत जो कह रहे हैं ये उसका भी एक तरह से इनकार ही है। क्या कहेंगे कि भागवत अकेले पड़ गए या ये सब कुछ मोदी के कहने पर किया जा रहा है? असल में समिता जी, लगता ही है कि या तो भागवत और मोदी के बीच में कोई संघर्ष छिड़ गया है, जो कि पिछले दिनों जिस तरीके से नसीहतें दी मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को, बहुत सारी कि लोग भगवान बनना चाहते हैं, हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें की, तो अब नरेंद्र मोदी अब आरएसएस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी तो कब्जा कर ही लिया है उन्होंने, तो अब या तो वो आरएसएस पर कब्जा करना चाहते हैं और मोहन भागवत को धक्का देकर बाहर करना चाहते हैं और खुद जो है आरएसएस के प्रमुख भी बनना चाहते हैं। हो सकता है ऐसी कुछ तैयारी चल रही हो, मोदी जी इस तरह की कुछ तैयारी कर रहे हो, या फिर मोहन भागवत झूठ बोल रहे थे जो भी बातें कर रहे थे, और असली चाल चरित्र चेहरा आरएसएस का वही है जो प्रफुल्ल केतकर का संपादकीय है। जाहिर सी बात है कि प्रफुल्ल केतकर का जो संपादकीय है वो आरएसएस की ऑफिशियल लाइन है। अब मोहन भागवत ने मोहन भागवत के तौर पे बात कही थी कि आरएसएस के संघ प्रमुख के तौर पे बात कही थी। मोहन भागवत को ये स्पष्ट करना चाहिए। हो सकता है आरएसएस कल कह दे कि ये तो मोहन भागवत के निजी विचार थे और ये आरएसएस का विचार नहीं है, ऐसा भी कह सकता है। तो लेकिन मोहन भागवत ने जो कहा वो ये साफ समझ में आ गया समिता जी कि मोहन भागवत भी लगातार गलत बयानी कर रहे हैं और देश को भरमाना चाहते हैं कि देश जो है ये समझता रहे कि अरे आरएसएस के प्रमुख तो इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये कोई दूसरे लोग हैं जो जगह जगह मस्जिदें खोदते फिर रहे हैं, ये समझ लोगों को समझे कि ये नहीं है। लेकिन अब मोहन भागवत फंस ये गए समित्रा जी कि उन्हें मालूम नहीं था कि जो जॉम्बियों की फौज उन्होंने तैयार की है वो एक दिन उनको ही खाने के लिए दौड़ पड़ेगी। तो वो जो जॉम्बी तैयार किए थे आरएसएस ने लंबे समय तक, धर्माचारी बता कर कि साहब धर्माचार्य हैं सब, हालांकि फर्जी हैं, कोई भी असली धर्माचार्य उनमें नहीं है, लेकिन अब वही सब वो फर्जी धर्माचार्य जो है वो मोहन भागवत पे ही दौड़ रहे हैं।
अब वो बता रहे हैं कि धर्माचार्य तो हमें, मोहन भागवत तो हिंदुओं के नेता ही नहीं है, वो तो आरएसएस के संघ चालक हैं। अब इस तरीके की बातें सब वो कर रहे हैं, वो तथाकथित धर्माचार्य। तो मोहन भागवत जो है एक तरीके से उल्टा घिर गए, लेकिन ये घिर गए हैं या पता नहीं ये घेरे गए हैं या जानबूझ के तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि आरएसएस के विषय में ये कहा जाता है कि ये जो कहते हैं वो जो इनके जो मुख है उस पर नहीं देखना चाहिए, इनके मन में जो है उसको देखना चाहिए। और ये 10 मुंह से बोलते हैं, 10 मुंह से अलग अलग बातें बोलते हैं, ताकि कोई ये समझ ही ना पाए कि ये असल में चाहते क्या हैं। जो ये करते हैं तब समझ में आता है कि इनके मन में क्या था और किस तरीके से गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं या मोहन भागवत ने जो कहा वो मोहन भागवत का निजी बयान होगा, आरएसएस का वो बयान नहीं है। आरएसएस का बयान वो है जो प्रफुल्ल केतकर अपने संपादकीय में आरएसएस के मुखपत्र में लिख रहे हैं, ये है। और यही मोदी जी का विचार है, यही योगी जी के विचार हैं, ये सब सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि मोदी और भागवत के बीच में कुछ चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि 10 दांत दिखाने के हैं तो 10 दांतों से अलग अलग बातें की जा रही हैं, उसमें एक दांत जो है मोहन भागवत का भी है कि हम इस तरह की बातें करेंगे, बाकी सब पीछे से दूसरी बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रफुल्ल केतकर ने ईमानदारी बरती है इस लिहाज से कि जो आरएसएस का असली चाल चरित्र चला है वो उन्होंने अपने संपादकीय में खोलकर रख दिया है। मित्रा जी जी बिल्कुल, क्योंकि गांधी के मामले में भी जो जिस तरह से बीजेपी ने दोहरा चरित्र अपनाया हुआ है, वो अभी तक गोडसे मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत न मोदी दिखा सके हैं, न उनके कोई बाकी नेता, और न ही मोदी ने जिन लोगों के लिए कहा था कि मैं उनको कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, ऐसे नेताओं को भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उन लोगों ने साफ तौर पर गोडसे को महिमा मंडित किया था। और जब गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है, जब फिर से देश में एक सांप्रदायिक जहर जो है वो बोने की तैयारी है, क्योंकि आज का ये जो प्रफुल्ल केतकर का जो संपादकीय है, ये सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए एक चेतावनी जैसी है कि आप हमको दे दो तो हम बाकी चीजें हम नहीं बोलेंगे, और एक न्याय की बात जो कह रहे हैं। और यहाँ पर अमरिंदु जी चालाकी देखिए, वो जब वो लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव की असली वजह को समझा और इसे खत्म करने के लिए कुछ संवैधानिक उपाय, मतलब अब इनको अपने बचाव के लिए बाबा साहब भी याद आ रहे हैं, संवैधानिक उपाय भी याद आ रहे हैं। वो मतलब संविधान को आग लगाने वाले ये लोग अब ये बात कर रहे हैं बाबा साहेब की। और ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस ने बिल्कुल शायद ठीक ही कहा है कि आज का जो माहौल है, ऐसे माहौल में इस अधिवेशन की जो प्रासंगिकता है वो बहुत खास हो जाती है। और दूसरी बात, जो तमाम कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, विचार है, और वो केवल अतीत भी नहीं है, वो हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है। पवन खेड़ा ने भी यही बात कही, अमित चावड़ा ने भी यही बात कही, दिग्विजय सिंह भी इसी बात को कह रहे हैं। और ऐसे में अमरिंदु जी, जब हम ये देख रहे हैं, एक तो ये ऑर्गेनाइजर का संपादकीय आ गया, अभी हमने सुरेंद्र जैन की बात सुनी, और बाकी तमाम जो धर्माचार्य जो कहते हैं खुद को, वो लोग भी इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। और कल जब क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें कहीं पर कोई सेंटा क्लॉज बना हुआ है तो उसके जो जबरदस्ती उसके कपड़े हटवाकर और उसको जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। कहीं पर के स्कूल में कार्निवाल हो रहा है, वहां रुकवा दिया गया। लखनऊ में हजरतगंज में एक चर्च के बाहर जिस तरीके से वो हरे रामा हरे कृष्ण का भजन चीख चीख कर गा रहे हैं, तो फिर सवाल उठ रहा है कि जब तुम लोगों को मंदिर और चर्चों के सामने ही इतने भजन करने हैं तो तुम्हें मंदिरों की क्या जरूरत है, क्यों मंदिर आप खोज रहे हैं? ये जो बातें हो रही, ये पूरा माहौल जो बता रहा है कि क्या लगता है बीजेपी ने ये जो माहौल बना दिया है कि देश के युवाओं को इसी नफरत में झोंक कर, मतलब हम देख सकते हैं जो हजरतगंज वाला जो वीडियो है उसमें खुश होकर जो युवा भजन गा रहे हैं और रील बना रहे हैं, उनको जरा शर्म नहीं आ रही कि वो चर्च के बाहर ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्या कहेंगे कांग्रेस का ये अधिवेशन, क्या इस बार देश में एक नई क्रांति, एक नई विचारधारा लाने में सफल हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की बात राहुल गांधी ने की थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अभी उसी विचार को आगे बढ़ाने की तैयारी में है कांग्रेस। क्या इस अधिवेशन के जरिए, कल की रैली के जरिए कांग्रेस को इसमें सफलता मिल पाएगी? देखिए समिता जी, जो राहुल गांधी का नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो उनका नारा था, ये अधिवेशन में जितने भी लोगों के अभी तक वक्तव्य आए हैं, चाहे वो सचिन पायलट का हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद का हो, चाहे वो डी.के. शिव कुमार का हो, चाहे दिग्विजय सिंह का हो, सभी के वक्तव्य ये बता रहे हैं कि उसी पे अब
रणनीति आगे तैयार की जाएगी कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो है वो किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश का सांप्रदायिक जो ताना बाना है उसको नष्ट कर रही है, भाईचारे को नष्ट कर रही है और नफरत जो भड़का रही है उससे किस तरीके से लड़ा जाए, इसके लिए एक लंबी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक जन आंदोलन इसके लिए खड़ा किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ये किस तरीके से भारत के दुश्मन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, और असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है यही है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ के बातचीत होगी, ये समझ में से साफ तौर पे आ रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल जो रैली होगी उसके बाद वहाँ जो प्रस्ताव पारित होंगे उन प्रस्ताव में देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए भी कोई ना कोई रूपरेखा निश्चित तौर पर तैयार होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करना होगा, जनता को भी प्रशिक्षित करना होगा कि क्या हमारी अब तक की इतिहास है, क्या हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और किस तरीके से ये देश जो है वो अनेकता में एकता की मिसाल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र और एक एक जाने क्या क्या करती है उसके ज़रिए ही हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। असली टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी है। ये संदेश लेकर मुझे लगता है कांग्रेस जाएगी जनता के बीच से। जी बिल्कुल, कांग्रेस अगर इस संदेश को लेकर जनता के बीच जाती है तो जाहिर है उसमें नया बदलाव देखने मिलेगा। हमने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा जब की राहुल गांधी ने तो उसका कितना असर हुआ, और खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरे देश में जब घूमा तो मुझे नफरत उस तरह से नजर नहीं आई, लोग मिलजुल कर ही रहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि वो लोगों को बांटती है। बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं करती। वो अभी तक उसको अंबेडकर पसंद नहीं थे, गांधी पसंद नहीं थे, लेकिन अब वो गांधी भी उसके अपने हो रहे हैं, अंबेडकर भी उसके अपने हो रहे हैं। तो गांधी जी का जो वो भजन भी है कि वो सबको सन्मति दे भगवान, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी को सम्मति आए, क्योंकि अगर अभी कांग्रेस के इस अधिवेशन से नया बदलाव अगर नहीं हो पाया तो ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी ने इस देश में जितना इस देश की जो पहचान है उसका जो नुकसान उसने कर दिया है, अब उस नुकसान को रोकना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। और इस नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी जाहिर है सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही है, सबसे पुरानी पार्टी है और उसकी जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है। इसीलिए कांग्रेस पर इस बार भी सभी लोगों की निगाहें, उम्मीदों भरी निगाहें जो है वो लगी हुई हैं। देखना होगा कि इस समय जो वहां पर चर्चा चल रही होगी उसमें क्या कुछ अच्छा निकल कर आता है। तो अमरिंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।